नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज, आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं और सबसे पहले रक्षाबंधन की बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि आज हमारा पूरा हिंदुस्तान रक्षाबंधन के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। बहनों की सुरक्षा के लिए हर भाई संकल्प ले रहा है और हर बहन अपने भाई की लंबी उम्र के लिए दुआ कर रही है। रक्षाबंधन का पर्व हर साल बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है, लेकिन उसी तरीके से आज देश में बहनों की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर रहा हूं। हमारे देश के हालात इतने नाजुक हैं कि ऑफिस हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, सड़कें हो, कहीं भी हो, हिंदुस्तान की बेटियां महफूज नहीं हैं। हैवान बहन बेटियों पर गंदी नजर लगाए बैठे हैं। 10 दिन पहले कोलकाता में एक ट्रेनी डॉक्टर बिटिया से जो कुछ हुआ, इससे पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है, नाराजगी है। हर किसी के दिल में दर्द है और वो दर्द लगातार सड़कों पर दिख रहा है। हर तरफ हैवानियत के खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। डॉक्टर सड़कों पर हैं, मेडिकल सर्विसेज करीब करीब ठप हो गई हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन सरकार से सुरक्षा की मांग कर रहा है। ममता सरकार से उसकी सरकार के उदासीन रवैये पर पीड़ित परिवार नाराज है और यह नाराजगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आखिर कैसे, यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। कोलकाता रेप मर्डर मामले में एक तरफ पूरे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ इस मामले की जांच बहुत तेजी से चल रही है। सीबीआई इस मामले की सख्ती से जांच में जुटी हुई है। सीबीआई ने मामले की सच्चाई का पता लगाने के लिए पॉलीग्राफी टेस्ट कराने की कोर्ट से मंजूरी मांगी है। कोलकाता की सियासदार कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी दे दी है। इससे पहले आरोपी संजय रॉय की साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है और ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बर्बरता की पुष्टि हुई है। बर्बरता का मतलब आप समझते हैं, बेरहमी से दरिंदों ने उसके साथ जो वहशाना हरकत की है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल हो रहे हैं। आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल भी सवालों के घेरे में है। सीबीआई प्रिंसिपल संदीप घोष से पूछताछ कर रही है। करीब 40 घंटे की पूछताछ हो चुकी है। सीबीआई पूछताछ के जरिए वारदात की कड़ियों को जोड़ने में लगातार जुटी है, जिसके सबूत के साथ मिलान हो सकते हैं। और इस पूरे कलंक कांड के बारे में हर कोई जानना चाहता है, हर कोई गुस्से में है, हर कोई परेशान है कि अब क्या हो रहा है, पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या हुआ है, सीबीआई जांच कहां तक पहुंच गई है, सरकार क्या कर रही है, लोगों का गुस्सा कब थमेगा। यह सब आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने दिखाने की कोशिश करूंगा। हिंदुस्तान की बिटिया के साथ जिस तरीके का घिनौना अपराध हुआ है, उसके बाद से ममता सरकार लगातार कटघरे में है। हिंदुस्तान में लगातार गुस्सा है और इस पूरे कोलकाता कांड पर सियासत बहुत तेज हो रही है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने ममता सरकार के कामकाज करने के तरीके पर सवाल उठाए। पश्चिम बंगाल में महिला और बेटियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है और ममता पर आरोपियों को बचाने के लिए गंभीर आरोप भी बीजेपी के नेता लगा रहे हैं। टीएमसी इस पूरे मसले पर गलत बयानबाजी का आरोप लगा रही है, लेकिन हैवानियत के तमाम मसलों पर आखिर सियासत कितनी जायज होती है। इस जैसे कलंक को
खत्म करने के लिए किस तरह की पहल होनी चाहिए, बहन बेटियों की सुरक्षा किस तरीके से मिलनी चाहिए, इसको लेकर पद्म विजेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या लिखा है। क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं होती रही हैं। जब जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तब लोगों का गुस्सा फूटता है, तब सरकारें जागती हैं, तब सरकार के नुमाइंदे जागते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। लेकिन जब कानून की बात होती है तो सीधा सीधा आरोप एक दूसरे पर लगाते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, क्योंकि एक के बाद एक इस तरह की हैवानियत हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में देखी गई, सुनी गई है, और बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो लाइमलाइट में नहीं आते। उनका क्या, लेकिन सियासत अपनी जगह, लेकिन हिंदुस्तान की बेटियों की हिफाजत अपनी जगह। आखिर कैसे होगी हिंदुस्तान की बेटियों की हिफाजत, यह राष्ट्र की आवाज के जरिए आज आपको बताऊंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं, दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं, नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं, आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। आज पूरे हिंदुस्तान में रक्षाबंधन का त्योहार है। हिंदुस्तान ने इस रक्षाबंधन के त्योहार को भाई बहनों ने बड़े खुशियों से मनाया। यह हिंदुस्तान की तहजीब है, संस्कृति है। रक्षाबंधन पर भाई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है, भाई अपनी बहन की रक्षा करने का वचन देता है। और यह भाई बहन का एक ऐसा रिश्ता है जो प्यार, विश्वास, सुरक्षा पर टिका हुआ है। लेकिन रक्षाबंधन के पारंपरिक अर्थ को आज के वक्त में एक बड़ी चुनौती मिल रही है। हिंदुस्तान में बढ़ते बलात्कार के मामलों ने इस त्योहार के पीछे के मूल्यों पर भी सवाल उठाए। एक और जहां हम रक्षाबंधन मनाते हैं, भाई बहन के प्यार का जश्न मनाते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहां हमारी मां बहनें सुरक्षित महसूस नहीं करती। कोलकाता के आरजी कॉलेज मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसके बाद बेदर्दी से हत्या के बाद इस वक्त पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान में गुस्सा है, हिंदुस्तान के राज्यों में गुस्सा है, हिंदुस्तान के जिलों में गुस्सा है। अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं और नाराज लोग इस मामले पर न्याय की मांग कर रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। कोलकाता की जिस बेटी के साथ रेप हुआ, हत्या हुई, दरिंदगी हुई, बहन के भाई की कलाई आज सूझी। हिंदुस्तान की लाखों बेटियां यह सवाल पूछ रही हैं कि देश में ऐसे हैवानियत करने वालों पर फांसी की सजा कब मिलेगी। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए इस सवाल को भी उठा रहा हूं कि हिंदुस्तान की बेटियों की हिफाजत कैसे होगी, हिंदुस्तान की बेटियां कैसे सुरक्षित रहेंगी, हिंदुस्तान की बेटियां किस तरीके से अपने घर से निकलकर अपने मोहल्ले, कस्बे, गांव, शहर में घूमती आजाद रहेंगी। मैं पूछना चाहता हूं, मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं, मैं पुलिस से पूछना चाहता हूं, मैं आम लोगों से भी पूछना चाहता हूं कि आखिर हिंदुस्तान की बेटियां सुरक्षित कैसे रहेंगी। क्या यह सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी है? हर इंसान की जिम्मेदारी है कि वो हर किसी की बहन की, मां की, बेटी की हिफाजत करे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि कोलकाता की घटना के बाद से लगातार पूरे हिंदुस्तान में गुस्सा है। और ये 4 तस्वीरें आप देखिए जो आपकी टीवी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूं, ये अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं। अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है, अलग अलग तरीके से गुस्सा है, लोगों में दर्द है, क्योंकि एक हिंदुस्तान की बेटी के साथ जिस तरीके से
बेदर्दी से उसके साथ रेप हुआ, उसका मर्डर किया गया, उसके बाद लगातार हिंदुस्तान में गुस्सा है। यह तस्वीरें इस बात की गवाही देती है कि जब जब भी हिंदुस्तान में ऐसा कुछ होता है लगातार गुस्सा होता है। चूंकि कोलकाता कांड पर पूरे देश में गुस्सा है, उबाल है। दिल्ली से लेकर कोलकाता, चंडीगढ़ से लेकर मुंबई, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, हर जगह पर इस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोगों में नाराजगी है, लोगों में गुस्सा है। सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चलाए जा रहे हैं। हिंदुस्तान के डॉक्टर कहीं भी कैंडल मार्च तो कहीं रैलियां कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक के जरिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। डॉक्टरों की मांग है कि पहले सेफ्टी, उसके बाद ड्यूटी। ये नारे लगातार सड़कों पर लगाए जा रहे हैं। सोचिए, डॉक्टर जैसे पेशेवर लोग, उनके साथ इस तरह की गिनौनी, बहुत अफसोस की बात है, शर्म की बात है। और सब हम हिंदुस्तानियों को सोचने की बात है कि पूरी दुनिया में हमारे हिंदुस्तान की किस तरह की तस्वीर जा रही है। सुरक्षा को लेकर आईएमए ने, यानी इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 5 मांगों को लेकर सरकार को भी पत्र लिखा है। आईएमए की 5 मांगों क्या है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना चाहता हूं कि जो उनकी मांग है। उनकी पहली मांग यह है कि रेजिडेंट डॉक्टरों के काम करने और रहने के हालात में बदलाव हो। 36 घंटे की ड्यूटी शिफ्ट, आराम के लिए सुरक्षित जगहों की मांग की गई है। यह पहली मांग। दूसरी मांग आईएमए ने की है केंद्रीय कानूनों की मांग में, जिसमें 2023 में महामारी रोग अधिनियम 1897 में किए गए थे, संशोधनों को शामिल किया जाए। और तीसरी मांग है, आईएमए की जो मांग है वो ये है कि एक तय समय में, एक निश्चित वक्त के भीतर मामले की जांच हो, पीड़िता को न्याय मिले। इसके साथ और भी मांग ये की गई है 14 अगस्त की रात को भी अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ को लेकर भी आरोपियों की पहचान की जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। आईएमए की चौथी मांग यह है कि हिंदुस्तान के सभी अस्पतालों में एयरपोर्ट की तरह सुरक्षा होनी चाहिए। हिंदुस्तान के सभी अस्पतालों में सीसीटीवी और सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया जाए। आईएमए की 5वीं मांग, परिवार को सम्मानजनक मुआवजा मिलना चाहिए। यह आईएमए ने सरकार से लिखित तौर पर मांग की है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। ममता सरकार ने जो कार्रवाई की है उससे हर कोई नाराज है। कोलकाता रेप पीड़ित के माता पिता ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। पीड़ित लड़की के पिता ने कहा है कि जिस राज्य की सरकार के कंधों पर राज्य के कानून का भार हो, वो प्रदर्शन करने में व्यस्त। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं कि सुन लीजिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कोई रिजल्ट नहीं मिला है अभी तक। इसकी जो इंक्वायरी चल रहा है इसका कोई रिजल्ट नहीं अभी तक मिला है। इसके लिए आशा करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। एकदम हम लोग डिपार्टमेंट का कोई नहीं और कॉलेज का कोई हमारा साथ कोऑपरेट नहीं किया। पहले से तो हम ये बोल रहा है, यही तो दिक्कत है हम लोगों का। जो डिपार्टमेंट पूरा इसलिए इन्वॉल्व है इसमें, पर्सनली तो कोई डिपार्टमेंट पूरा कोई ना कोई है, डिपार्टमेंट का कोई ना कोई इसका साथ इन्वॉल्व है। सीएम अपने रास्ते में नाम उतार के जस्टिस मांगता है, फिर जो जनरल पब्लिक है उसमें जब जस्टिस मांगता है उसको बंद करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। क्या इसके सब क्या बात है? हम लोग तो इसके बहुत दुख आ गया। প্রথমে পুলিশ বলেনি, প্রথমে হসপিটাল থেকেই ফোন করা হয়েছিল যে আমরা আরজিকর হসপিটাল থেকে বলছি আপনার মেয়ে অসুস্থ। তো তখন এটুকু বলে লাইন কেটে দিয়েছেন। তারপর তখন আমি ফোন করি যে আমার মেয়ের কি হয়েছে, আমার মেয়ের কি হয়েছে। তো উনি বলেন আমি তো ডক্টর নই, ডক্টরের কাছে নিয়ে যাচ্ছি, ডক্টরই বলবেন কি হয়েছে, আপনারা আসুন। তখন আমরা এসে আমাদের ড্রাইভারকে নিয়ে যখন যাচ্ছি তখন উনি বললেন, আবার ফোন করলাম, তখন উনি বললেন আপনারা কি আসছেন? আমি মানে উনি কে ছিলেন,
আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার বলছি, আপনার মেয়ে সুইসাইড করেছে। কবে বলেছিলেন কি টাইম? বৃহস্পতিবার 10:53। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कोलकाता में जो घटना हुई है, उसके बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जबरदस्त तरीके से दबाव है। ममता बनर्जी ने पहले तो प्रदर्शन किया था, ममता बनर्जी को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने के निर्देश दिए गए। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरा घटना हुआ है कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में, अस्पताल में 9 अगस्त को जो ट्रेनी डॉक्टर के साथ मर्डर हुआ है, रेप हुआ है, उसमें रोज नए खुलासे हुए, एक के बाद एक डिटेल्स आ रही है और उन डिटेल्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कई बड़े सवाल खड़े हैं, क्योंकि पीड़िता के साथ जिस तरीके से बर्बरता हुई है वो मैं आपको बता नहीं सकता। इस रिपोर्ट में ट्रेनी डॉक्टर के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान। जरा सोचिए कि जब कोई किसी इंसान के साथ जोर जबरदस्ती करता है तब इतने चोट के निशान। कोई फ्रैक्चर नहीं मिला। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या क्या मिला है वो मैं आपको बता रहा हूं। पीड़िता के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान। शरीर के अंदर कोई फ्रैक्चर नहीं मिला। पीड़ित के सर पर, दोनों गाल पर, होठ पर चोट के निशान। पीड़िता की नाक पर, दाएं जबड़ा पर, उसकी ठुड्डी पर, गर्दन पर, बाएं हाथ पर, कंधे पर, घुटने पर, यहां तक के प्राइवेट पार्ट के चोट के निशान मिले। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया। और जिस तरीके से इस लड़की के साथ बर्बरता की गई था पीड़िता के साथ, वो रिपोर्ट बहुत कुछ बयां कर रही है। सोचिए कि उस लड़की के साथ कितनी बेदर्दी से इन हैवानों ने हैवानियत की तमाम हदें पार कर दी। उसका अंदाजा आप लगाइए। क्योंकि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, वो हर किसी को परेशान कर रहे हैं। और कोलकाता की पुलिस को लेकर, उसकी थ्योरी को लेकर, उसके अंतिम संस्कार के तरीकों पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, मामले की जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी है। रेप केस को लेकर सीबीआई के सामने भी कई चुनौतियां हैं। पश्चिम बंगाल डॉक्टर फोरम ने भी सीबीआई को एक पत्र लिखकर यह दावा किया है कि अस्पताल में जिस जगह पर महिला डॉक्टर का शव मिला, उसके पास निर्माण कार्य जैसे सफाई पुताई कराकर सबूतों से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई। और इस पूरे मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों ने भी निर्माण को रोकने की कोशिश नहीं की। मैं राष्ट्र के आवाज के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सीबीआई के सामने वो कौन कौन सी चुनौतियां हैं जो जांच के दौरान सामने आने वाली है। क्योंकि सीबीआई को सबूत चाहिए, सबूत कहां से मिलेंगे, क्योंकि एक बड़ी चुनौती सामने होगी। जब भी ऐसी वारदात होती है, ऐसी घटनाएं होती हैं, तो पुलिस प्रशासन को बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। क्योंकि मैंने लंबे वक्त तक हिंदुस्तान में क्राइम रिपोर्टिंग की है, तमाम थ्योरी पर हमने रिपोर्ट पेश की। पुलिस के सामने सबसे बड़ी वाली जो चुनौती होगी वो घटना वाली जगह की जो मरम्मत वहां पर की गई, जो सबूत उसको मिलने थे वो कहां मिलेंगे। क्योंकि जो साक्ष्य सबूत हैं उनके साथ छेड़छाड़ हो चुकी है। सेमिनार रूम में भी जो साक्ष्यों से वो भी छेड़छाड़ हो गई है। यह सीबीआई के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सबूतों के साथ जिस तरीके से छेड़छाड़ की गई है या नहीं की गई है, सबूतों के साथ छेड़छाड़ हुई है तो पहले सबूतों के हालात कैसे थे, जिस जगह यह घटना हुई है
वहां पर सीसीटीवी कैमरा नहीं था। सीबीआई के लिए मौके से जो सबूत जुटाना अब आसान नहीं होगा, क्योंकि वहां बारिश भी हो रही है। और इस केस के आरोपी संजय को सामने क्यों लाया गया, संजय की आड़ में किसको बचाने की कोशिश की जा रही है, इस पूरे केस से जुड़े कुछ चैट और फोन के रिकॉर्ड भी वायरल हुए हैं। सीबीआई को पूरे मामले का सीन रिएशन कराना पड़ेगा, उसको रिक्रिएशन कराना पड़ेगा और उससे ये पता चलेगा कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे हुआ। मैं राष्ट्रवाद के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि कोलकाता प्रशासन और सरकार के रवैये को लेकर तमाम तरीके से सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। कोलकाता प्रशासन की जो प्रिंसिपल पर कार्रवाई है वो सवालों के घेरे में है, चूंकि 9 अगस्त की सुबह आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सेमिनार हॉल से जूनियर महिला डॉक्टर का शव मिला। 3 दिन बीत जाने के बाद भी पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने आरजी कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष पर कोई कार्रवाई नहीं। विरोध बढ़ने पर 12 अगस्त को डॉक्टर संदीप घोष ने इस पूरी घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रिंसिपल से इस्तीफा दे दिया। हालांकि संदीप घोष के इस्तीफा देने के कुछ घंटों के बाद कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ने उन्हें प्रिंसिपल बना दिया। इसके पीछे ममता सरकार ने तर्क दिया कि वो एक काबिल और सक्षम अधिकारी हैं। मैं राष्ट्रवाद के जरिए आपको यह भी बताना चाहता हूं कि आरजी मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के बारे में उनका क्या स्टेटस रहा है, क्योंकि उनका विवादों से नाता रहा है और यह कोई पहला मौका नहीं, इससे पहले भी रहा। साल 2021 में ऑर्थोपेडिक प्रोफेसर डॉक्टर संदीप घोष की आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रिंसिपल के तौर में नियुक्त किया गया था। 31 मई 2023 को डॉक्टर संदीप घोष को मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हड्डी रोग विभाग के प्रोफेसर के तौर में ट्रांसफर करने का आदेश दिया गया। हालांकि संदीप घोष के आदेश को पलटकर सितंबर पलट दिया गया था और 12 दिसंबर 2023 को डॉक्टर संदीप घोष को ऑर्थोपेडिक्स विभाग के प्रोफेसर के तौर में मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में ट्रांसफर करने का आदेश जारी किया गया। यह एक के बाद एक उसका विवादों से नाता रहा है और यह फहरिस्त बड़ी लंबी भी है, क्योंकि 2024 को कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज अस्पताल के प्रिंसिपल के तौर पर ट्रांसफर भी किया गया और छात्रों के विरोध की वजह से सीएनएमएससी के चार्ज नहीं ले पाए थे और बाद में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को छुट्टी पर भेजने का आदेश दिया था। यह उनका एक छोटा सा प्रोफाइल मैंने बताया, लेकिन सीबीआई के दायरे में, सीबीआई की जांच के दायरे में ये साहब भी होंगे, क्योंकि इनकी एक बड़ी भूमिका भी सामने आ रही है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक जो कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर के रेप के बाद बेरहमी से हत्या हुई है, ममता बनर्जी सरकार पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार लगातार ममता बनर्जी को घेर रहा है और विरोध लगातार तेजी से बढ़ रहा है, चूंकि पश्चिम बंगाल में बीजेपी सीपीआई लगातार एक्टिव हो गई है, ममता सरकार को घेर रही है और एक के बाद एक उन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि हिंदुस्तान में बेटियों की सुरक्षा कैसे हो, हिंदुस्तान की बेटियों की सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार होगा। हम सब हिंदुस्तानियों को मिलकर सोचना होगा कि किस तरीके से हिंदुस्तान की बेटियों की हिफाजत करें और यह हर किसी की जिम्मेदारी है, चाहे वो पिता हो, भाई हो या बेटा हो। हर किसी को यह सोचने की जरूरत है कि हिंदुस्तान की बेटियों को किस तरीके से महफूज रखें। इतनी जिम्मेदारी हिंदुस्तान की सरकार की है, राज्य सरकार की है, पुलिस की भी है और आम हिंदुस्तानी की भी है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। कल रात 9 बजे फिर